Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video you will get to know about Article 370. हमने देखा है, कई बार सुना है आर्टिकल 370 जब से आया तब से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो रही थी। तो आर्टिकल 370 आया, उसके बाद इसको हटा भी दिया गया अभी 2019 में। तो क्या रीजंस रहे, क्यों हटाना पड़ा, क्या बेनिफिट्स थे आर्टिकल 370 के, उससे क्या नुकसान हुए और क्या क्या रीजंस रहे क्यों हमें हटाना पड़ा, और उसके हटाने के बाद क्या क्या हमारे फायदे हुए, तो सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, तो आर्टिकल 370 जो है जब से ही आया था तब से क्या हो रहा था, आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डिबेट और डिस्कशन क्या हो रहे थे, चलते ही आ रहे थे। जब से आर्टिकल 370 लाया गया तब से यहाँ पे क्या हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में, देश में क्या हो रहे थे, डिबेट्स और डिस्कशन चलते रहे थे। ये क्यों प्रोवाइड किया गया था, मतलब इसका एम था कि ये जो कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को क्या प्रोवाइड कराए, स्पेशल ऑटोनोमी, स्पेशल स्टेटस, मतलब अलग से, मतलब हमारे देश में जो डिफरेंट स्टेट्स है उससे क्या मिलेगा और जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस मिलेगा, अलग ऑटोनोमी मिलेगी, इसलिए इसको लाया गया था। लेकिन इसका अब्रोगेशन जब हुआ, मतलब खत्म हो गया जब 2019 में, तो एक टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो अगस्त 5, 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370, रिवोकिंग जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा के आर्टिकल 370 को हटा दिया पूरी तरीके से। तो अगर आप देखिए कि क्या बैकग्राउंड रहा, तो प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले वाला टाइम जब था, तो देखिए सारे जो स्टेट्स थे सबके पास क्या था, मतलब जो सारे स्टेट्स थे वो क्या थे, हमारे देश के साथ मिल गए थे, भारत देश के साथ। लेकिन कुछ एक दो स्टेट थे जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, जिसने मना कर दिया था। इवन लास्ट में तो क्या था, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही था जिसने मना कर दिया था कि मैं भारत देश के साथ नहीं मिलना चाहता, और उसने क्या चुना, इंडिपेंडेंस चुना। तो जम्मू एंड कश्मीर चोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। क्या हो गया, इसने क्या कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं भारत देश के साथ दूसरे स्टेट्स के साथ नहीं मिलूंगा। तो फिर क्या होता है इस रीजन में, जो होता है एक, देखिए पहले तो ये रीजन जो है चाइना को बॉर्डर करता है, अफगानिस्तान को करता है, और जब पाकिस्तान बना था नया नया उसको करता है। फिर क्या होता है कि अक्टूबर 1947 में इसमें कई सारे मिलिटेंट्स आ जाते हैं, मतलब ट्राइबल मिलिटेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान से। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं, महाराजा हरी सिंह, वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, जिससे वो क्या देते हैं कि कुछ कंडीशंस पे जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के अंडर में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मतलब कुछ चीज़ों पे डिसीजन जो लेंगे वो कौन लेंगे, भारत देश वाले लेंगे। ठीक है, तो इस ट्रीटी से क्या अलाउ हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर उसको सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी मिल जाती है, व्हाइल इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। मतलब इन चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इंडिया। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें उन सब पे कौन ध्यान रखेगा, जम्मू कश्मीर। मतलब उसको क्या थी, उन चीज़ों में ऑटोनॉमी थी। वही अगर हम आर्टिकल 370 का फॉर्मेशन देखें तो ये सारी बातें होती है, इसलिए फिर हमारे यहाँ जो है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के टर्म्स के बाद इंडिया क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 370 को इंक्लूड करता है। और जो किसने बनाई थी, मतलब जो ड्राफ्ट की थी, गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो ऑटोनॉमी, मतलब आर्टिकल 370 ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, allowing it to having own constitution and limiting the Indian Parliament's legislative power। मतलब जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और हमारे यहाँ की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो क्या होगी, वहाँ पे लिमिट में होगी। तो अगर आप आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजंस की बात करें, मतलब क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 370 के अंदर है, क्या क्या इंक्लूड है, तो स्पेशल ऑटोनॉमी, देखो जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, उसका ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके इंटरनल मैटर्स जो है डिफेंस, कम्युनिकेशन और फाइनेंस को छोड़ के, मतलब डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के, इसके अलावा जो भी इंटरनल मैटर है उसके ऊपर डिसीजंस लेना, उसके लिए लॉज बनाना, वो सारा काम किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसका लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर, मतलब इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसकी पावर को क्या कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से लिमिट कर दिया था। मतलब पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था। उसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मतलब अगर कोई भी एक्सटेंशन करना है इंडिया के लॉ को जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट लगी कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की, मतलब डायरेक्ट इंडिया का कोई भी लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस स्टेट का क्या है, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एडप्ट हुआ था 1956 में और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1957 में। वही अगर रेसिडेंशियल राइट अगर आप देखें तो उसके अंदर आर्टिकल 35A है जो कि आर्टिकल 370 से लिया गया था, जो स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है वहाँ के स्टेट के परमानेंट रेसिडेंस को, मतलब जिसमें प्रॉपर्टी राइट हो गए, एम्प्लॉयमेंट राइट हो गए, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 35A, जो कि आर्टिकल 370A के अंदर ही है। ठीक है,
तब क्या क्रिटिसिज्म्स रहे, मतलब क्यों हटाना पड़ा, क्या जरूरत लगी कि हमें आर्टिकल 370 को हटाना है। देखिए, अ बैरियर टू इंटीग्रेशन, देखो सब मतलब बताते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो क्या बनाता है, एक बैरियर बनाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, उस स्टेट को हमारे पूरे देश से, अखंड भारत को, जो मतलब हम इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, उससे क्या कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर रहा है, मतलब उसको आइसोलेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ सेपरेटनेस एंड स्पेशल स्टेटस, मतलब आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को हमारे यहाँ पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग कर रहा है। उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो स्पेशल स्टेटस जो हो गया उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भारत के दूसरे मतलब स्टेट वाले हैं, वहाँ पे ना इन्वेस्ट कर सकते, ना वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले सकते, ना वहाँ पे रह सकते हैं। तो डेवलपमेंट करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ के जो दूसरे लॉ जो है वो अप्लाई होते ही नहीं है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। तो इस वजह से कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसका राइट्स एंड इक्वालिटी, देखो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को मिले हैं, तो वो क्या करते हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ एक तरीके से क्या है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जैसे कि उनके राइट्स टू प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी, मतलब जब से आर्टिकल 370 आया तब से वहाँ पे मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, ऐसी जो चीजें हैं काफी ज्यादा बढ़ने लग गए, लड़ाई दंगे ये सब होना क्या हो गया वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया हमारे देश से इस तरीके से। तो अगर हम आर्टिकल 370, फिर क्या होता है, अगस्त 5, 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा देती है आर्टिकल 370 को, और उसका जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेट हट जाता है। और इससे क्या होता है, अकम्पनीड बाय बाइफर्केशन ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अभी कितने यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ, 8 यूनियन टेरिटरी, एंड स्टेट्स कितने हैं, 28। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग क्या बन जाती है, यूनियन टेरिटरी बन जाती है। अगर हम इम्पैक्ट देखें, अब्रोगेशन मतलब हटाने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए, तो पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। देखो जैसे अब्रोगेशन होता है, जम्मू एंड कश्मीर क्या बन जाता है, 2 यूनियन टेरिटरी बन जाता है। दिस रीऑर्गेनाइजेशन एम टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इससे क्या होता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है वो क्या हो जाता है, सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, क्योंकि यूटी बन गया, और यूटी का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आप देखें, तो आर्टिकल 370 हटने से क्या हुआ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा, वहाँ पे ग्रोथ बढ़ी, तो वहाँ की जीडीपी पे क्या हुई, राइज हुई 8% तक, जो मतलब पहले क्या थे इंडिया की 7%, जो वहीं वहाँ जम्मू एंड कश्मीर की कितनी हो गई, 8% हो गई। नॉन रेसिडेंट को भी अलाउ हो गया कि वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते जम्मू एंड कश्मीर में, उसको मतलब रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है ये क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ने लग गए। अगर सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें हम, तो मतलब जिस तरीके से वाइल द गवर्नमेंट रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड फ्यूअर टेररिज्म इंसिडेंट्स, मतलब हमने क्या रिपोर्ट किया है कि जो सिक्योरिटी है वहाँ पे क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, टेररिज्म वगैरह क्या हो गया वहाँ पे कम हो गया है। बट फिर भी वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है, जो मतलब वहाँ के लोगों के अंदर जो आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारी अलग आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो सारी चीजें का मतलब अभी भी कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे चलते रहते हैं, मतलब वो तो खत्म हो गया लेकिन ये फिर भी चलता रहता है। लीगल चैलेंजेस अगर हम देखें तो कई सारी पेटिशंस चैलेंज है अब्रोगेशन से रिलेटेड, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, तो क्वेश्चंस रेज करती है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये जो लीगल है ना, मतलब कई सारे लॉज फाइल हुए, कई सारी मतलब अलग अलग धारा लगी है, उसके बाद बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन है, तो वो एक वहाँ पे इफेक्ट करता है। उसका अगर आप वे फॉरवर्ड देखें तो हमें क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रोवाइड होगा, तो उससे क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देन पॉलिटिकल डायलॉग, मतलब पॉलिटिकल डायलॉग करना कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर के, तो उससे क्या होगा कि वहाँ की लोगों में क्या होगा, भरोसा बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और वो भी मतलब हमारे साथ घुल मिल के रहेंगे साथ में। लीगल क्लैरिटी अगर आप देखें तो जो लीगल चैलेंजेस है उनको रिजोल्यूशन प्रोवाइड होना चाहिए, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आना चाहिए उनमें। सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप देखें, सिक्योरिटी मेंटेन करना व्हाइल इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब सिक्योरिटी भी मेंटेन करना और साथ में ह्यूमन राइट्स को भी बचाना, मतलब ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन ना हो, ये भी क्या है, बहुत जरूरी है। प्रमोटिंग यूनिटी, मतलब एफर्ट्स होना चाहिए कि हमारे उसमें क्या प्रोवाइड करें, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन,
while respecting जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटी। मतलब यूनिटी और इंटीग्रेशन तो लाना है हमें, हम उनको जम्मू कश्मीर को हमारे साथ मिलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो चीजें हैं उनको हम खत्म कर दें। मतलब वहाँ की जो कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको भी साथ में रखना है, ये जरूरी है। तो ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखा हमने। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था कि हमें किस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, कश्मीरियत, इंसानियत एंड जमहूरियत। मतलब इंक्लूसिविटी कल्चर ऑफ कश्मीर, ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो यही अगर हम तीनों चीजों को लाते हैं, मतलब इंक्लूसिविटी कल्चर, मतलब सारी चीजों को मिला के सबका क्या हो, फायदा हो, सबका कल्चर रहे, मतलब कश्मीर जम्मू कश्मीर का भी रहे, भारत का भी रहे। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब इंसानियत रहे, और डेमोक्रेसी रहे। अगर ये चीजें हम लाएंगे तो कश्मीर जो होगा उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। शुड बिकम अ कॉर्नर स्टोर ऑफ द फोर्सेस ऑफ रिकंसिलिएशन इन द स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 370 जो हमने पढ़ा। क्या क्या था, हिस्ट्री से देख के प्रेजेंट तक का हमने पूरा स्टेटस देखा, अगर हटने के बाद क्या क्या फायदे हुए वो भी देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।